नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 5 बड़ी खबरों में आपको पहली खबर बताएंगे, जहां भागवत के बाद इंद्रेश कुमार के दिए बड़े बयान से सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि जो अहंकारी हो गए हैं उन्हें 241 पर रोक दिया। दूसरी बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताएंगे, जहां दिल्ली के लिए कांग्रेस ने खास प्लान तैयार किया है। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से होगी, जहां पुणे पोर्श कार हादसे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चौथी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को कश्मीर में जाएंगे और यहां पर 21 जून को योग करेंगे। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। और पांचवी और आखिरी खबर आपको बताएंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जेडीयू की पहली बैठक होगी। तो 5 बड़ी खबर दोपहर 2 बजे की आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली खबर, जहां लगातार पिछले कुछ समय से बीजेपी और आरएसएस में तमाम बातों को लेकर वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। चलिए अब खबरें विस्तार से, और पहली खबर का रुख करते हैं, जहां बीजेपी की टॉप लीडरशिप और आरएसएस के बीच के मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो अहंकारी हो गए हैं उन्हें 241 पर रोक दिया। जिनकी राम के प्रति आस्था नहीं थी, अश्रद्धा थी, उन सबको मिलाकर 234 पर रोक दिया। और यही प्रभु श्री राम का न्याय है। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बोले कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। बीजेपी को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के चलते रोक दिया है। बता दें कि इससे पहले भी मोहन भागवत ने इस तरह का बयान दिया था। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जयपुर से हमारे सहयोगी राहुल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, इंद्रेश कुमार ने जो बयान दिया है उससे तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि इससे पहले मोहन भागवत ने नागपुर में कहा था कि बीजेपी का अहंकार उसकी हार का बड़ा कारण है। अब इंद्रेश कुमार, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी आरएसएस के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि अहंकार के चलते ही बीजेपी को 241 सीटें मिली हैं। अहंकार ना होता तो पूर्ण बहुमत मिलता। क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ उनके बयान के मायने? ये आरएसएस के जो सदस्य हैं, इंद्रेश कुमार ने जिस तरह बयान दिया है, उस तरह से बीजेपी 2 भागों में बटी हुई नजर आ रही है। और बीते दिनों में हमने देखा ही है कि जो चुनाव के जो आंकड़े आए हैं, जो बीजेपी का जो चुनाव में जो नतीजे आए थे, उनको लेके भी कहीं ना कहीं ये आरएसएस ने और बीजेपी ने 2 कहने का मतलब एक विभाजित होकर नजर आई है। और साफ तौर पे जो मोहन भागवत है, आरएसएस के जो संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पे कहीं ना कहीं टिप्पणी की है संघ बीजेपी को लेके कि अगर बीजेपी हमें हमारे साथ अगर हाथ मिला के चलती, हमारे साथ अगर सहयोग लेती, तो ये आज नतीजा इतना नहीं हो पाता और सीटें 300 के और 400 के करीब मिल जाती। और कहीं ना कहीं अभी इंद्रेश कुमार ने भी जिस तरह का बयान दिया है, तो ये अपन कह सकते हैं कि खुलकर एक तरह से कटाक्ष बाहर आ रहा है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान करेगा आने वाले समय में। हाँ बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ देश भर में राहुल, राजस्थान में भी बड़ा कहीं की परिणाम उम्मीद के मुताबिक बीजेपी का रहा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सीटों का नुकसान, 10 सीटों के लगभग नुकसान बीजेपी को हुआ। क्या कुछ वजह इसकी देखी गई? क्या वाकई में जो इंद्रेश कुमार कह रहे हैं, जो मोहन भागवत कह रहे हैं, ये बड़ी वजह है बीजेपी की जो तमाम सीटों पर हारे हैं, उसकी वजह दिखाई दी है? हाँ बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं बीजेपी का अपन बात करें तो पिछले 10 साल में बीजेपी ने 25 से 25 सीटें हासिल की हैं और 10 साल में इस बार जो आंकड़े हैं वो काफी उल्टा है, यानी बीजेपी कहीं ना कहीं नुकसान में है। और उसका सीधा सा संकेत मोहन भागवत ने और इंद्रेश कुमार ने राजस्थान और यूपी के जो चुनाव है उनको देखते हुए सीधे तौर पे कहा है। राजस्थान में जिस तरह 11 सीटें कांग्रेस ने ली है और कांग्रेस ने पिछले 10 साल में यहाँ एक भी सीट नहीं जीती है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने आप पे पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और जिस तरह मोहन भागवत सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी कर रहे हैं कि बीजेपी ने हार्डमिता के तरह अपने यानी हमसे दूरी बनाए रखी, हमसे कुछ डिसीजन नहीं लिए, कई बार मीटिंगों में नहीं बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं ये सार्वजनिक तौर पे ये जो टिप्पणी की है, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि वास्तव में बीजेपी और आरएसएस जो संघ है उसमें यानी एक तरह से खाई बढ़ती जा रही है फिलहाल।
निश्चित तौर पर देखिए, इससे पहले हमने देखा था जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि अब पार्टी बड़ी पार्टी हो चुकी है, अब हमें आरएसएस के सहयोग की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन बातों से, इन शब्दों से वो चुभन आरएसएस की शुरू हुई और अब जो तरीके से बयान दे रहे हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। खैर देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बीजेपी भी मंथन कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको अपडेट दे रहे हैं जहां इंद्रेश कुमार जो कि आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। अब इससे खलबली मच गई है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां कांग्रेस ने दिल्ली के चुनाव नतीजों पर विश्लेषण करने के बाद संगठनात्मक स्तर पर काफी अहम कदम उठा रही है। आपसे गठबंधन का पार्टी को कोई खास फायदा लोकसभा चुनाव में नहीं मिला, लिहाजा अब दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और इसी के मुताबिक कांग्रेस 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपनी नजर बनाए हुए है। कांग्रेस को उम्मीद है कि यहां उसका लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदर्शन अच्छा रहा है। कांग्रेस उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उसे मामूली अंतर से हार मिली है, यानी जिन सीटों पर कम वोटों से हारे हैं वहां कांग्रेस को लगता है कि हम जीत सकते हैं, तो उन सीटों पर कांग्रेस फोकस करेगी जहां अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़े वर्गों की आबादी ज्यादा है। इसके चलते पार्टी ने 70 में से 25 विधानसभा सीटें चुनी है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में काफी पहले इन सभी सीटों के लिए पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है और इन चुनावों की घोषणा के बाद उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए पार्टी की पारंपरिक रणनीति से अलग है। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने चांदनी चौक विधानसभा, माटिया महल और बल्ली मारन में क्रमशः 15,000, 47,000 और लगभग 29,000 वोट हासिल किए। इन तीनों में से ही पार्टी नंबर 1 रही थी, जबकि सदर बाजार सीट पर उसे लगभग 10,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन रहा, चर्चाएं थी कि बड़ी यहां पर कहीं ना कहीं परिणाम बदलेंगे और आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें जीतने को मिलेंगी या कांग्रेस कुछ जरा बड़े अंतर को कम करेगी, लेकिन तस्वीरें उलट रही। इस बार फिर बीजेपी ने कब्जा जमाया 7 लोकसभा सीटों पर, लेकिन अब विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां शुरू हो गई हैं और कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है कि 25 सीटों पर फोकस किया जाएगा जहां पर कम अंतर से वो हारे हैं। तो क्या कांग्रेस की रणनीति सफल होगी? क्या कुछ इसके पीछे का आधार कांग्रेस सोच रही है और क्या आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान पहुंच सकता है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से तीसरी बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सभी सीटों पर जो है वो जीत दर्ज करी है और ये सच में बहुत शानदार प्रदर्शन बीजेपी का रहा है। जिस तरीके से इस बार जब ग्राउंड पर मेरी भी मौजूदगी थी तो मुझे इस तरीके से लग रहा कि 2 से 3 सीटें जो है वो गठबंधन के खाते में आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक बार फिर से नए चेहरे उतारने के बावजूद भी लोकसभा में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा बीजेपी का। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है और विधानसभा में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो हमने देखा है कि पिछली बार से बहुत अच्छा प्रदर्शन करती आई है और इस बार भी प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहने वाला है, जो अभी तक एनालिसिस जो है। लेकिन अब जो कांग्रेस है, जैसे ही आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी, वैसे ही जो कांग्रेस है वो भी एक्टिव मोड पर नजर आई और कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज कर दी और कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी आई कि अब जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी उसमें हम जो है वो चेंज करेंगे और चेंज ये करेंगे कि हम उन सीटों पर ज्यादा फोकस करेंगे जहां पर ज्यादा अच्छा हमने पिछली बार मार्जिन हासिल किया था, जिसमें चांदनी चौक की जो सीट है, चांदनी चौक विधानसभा की, वहां पर इस बार भी जेपी अग्रवाल को उतारा गया था और वो काफी जाने माने चेहरे, काम बहुत अच्छा है उनका। लेकिन विधानसभा की अगर निश्चित तौर पर देखिए, देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो केंद्र में तो बीजेपी को बहुमत दिया है, लेकिन जिस तरीके से राज्य में आम आदमी पार्टी को बहुमत देती आई थी, क्या देखना महत्वपूर्ण होगा क्या दिल्ली की जनता का यही मूड नजर आता है या फिर कांग्रेस की जो रणनीति है उससे कुछ असर पैदा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां महाराष्ट्र के चर्चित पोर्श कार हादसे में अभी तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, लेकिन अब इस मामले में सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को बदलने के लिए मोटी रिश्वत दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में रिश्वत देने का पूरा मामला कैद हो गया और ये रिश्वत अस्पताल के कर्मचारियों को दी गई। पुणे पुलिस ने इस फुटेज को कब्जे में लिया और फुटेज में अस्पताल कर्मी की रिश्वत लेते हुए कैद हुई तस्वीरों को यहां पर देखा गया और इस मामले में अरेस्ट हुए डॉक्टरों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। पहले इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे, आरोप लगा था कि पुलिस ने सैंपलिंग में देरी की थी, बाद में सैंपल बदलने का ही खुलासा हुआ। इसके बाद नाबालिग की मां को अरेस्ट किया गया था। तो कुल मिलाकर लगातार ये मामला तूल पकड़े हुए है और अब इस मामले में और भी बड़ा खुलासा हुआ है। जो अंदेशा जताया जा रहा था उसके पुख्ता सबूत मिल गए। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सैंपल बदले गए हैं, अब ये खबर सामने आई है कि जिस तरीके से सैंपल बदले गए थे उसका आधार था मोटी रिश्वत देना और मोटी रिश्वत देने के
तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। कई कर्मचारियों को, अस्पताल कर्मियों को रिश्वत दी गई, जिसके चलते यहां पर सैंपल बदलने का काम किया गया। तो पूरा मामला आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे का यह पूरा मामला, जहां हाल ही में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, रईस बाप के बेटे ने तेज रफ्तार कार से 2 युवकों को निशाना बनाया था। करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को कश्मीर में रहेंगे। वो डल झील के किनारे होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय होने जा रहा है जब घाटी में कई आतंकी हमले हुए। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के कई मायने हैं। 9 जून को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद ये मोदी की कश्मीर की पहली यात्रा होगी और अधिकारियों ने इस यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और फिलहाल कार्यक्रम का आयोजन डल झील के किनारे स्थित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के लॉन में किया जाना तय हुआ है। प्रधानमंत्री 20 जून को श्रीनगर आने वाले हैं ताकि 21 जून की सुबह योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें। और इस कार्यक्रम में सैकड़ों प्रतिभागियों के रहने की उम्मीदें हैं और योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कार्यक्रम स्थल को सैनिटाइज किया जाएगा और एसपीजी की एक टीम इस हफ्ते के आखिर में श्रीनगर पहुंचेगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं और कार्यक्रम को सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाए, इसे लेकर तमाम तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता एजाज रशीद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा 21 जून को कश्मीर का हो सकता है, क्योंकि 21 तारीख को राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाएगा और यहां पर संभावना है कि पीएम मोदी योग करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कश्मीर के हालात बने हुए हैं, एक के बाद एक हमने आतंकी हमले यहां पर देखे हैं, ऐसे समय में काफी महत्वपूर्ण पीएम मोदी का दौरा हो जाता है। तो किस तरीके से दौरे को लेकर जानकारी आपको मिली है और क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 21 जून को कश्मीर के दौरे में रहेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो डल लेक के किनारे बैन अल-अक़वामी योगा डे में शिरकत कर सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये एक ऐसे वक्त में ये दौरा ऐसे वक्त में होने वाला है जब जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हमले बहुत से हुए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर के दौरे बहुत सारे मायने रखते हैं। 9 जून को मुसलसल तीसरे मुद्दत के लिए मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैसियत से हलफ लेने के बाद ये मोदी का पहला दौरा कश्मीर का दौरा रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतजामिया और सिक्योरिटी इंतजाम को हिदायत की है कि वो इस प्रोग्राम को महफूज तरीके से अंजाम दे। जी सर, निश्चित तौर पर देखिए, तमाम तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। उपराज्यपाल ने निर्देश भी दिए हैं और वाकई में आपने जिक्र किया जिस तरह के हालात हैं, काफी महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे 5वीं और बड़ी खबर की ओर, जहां जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को होने जा रही है। ये बैठक दिल्ली में होगी और इसमें सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। इसके लिए जेडीयू ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक होगी। इसमें पहले दिसंबर 2023 में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और इस बैठक में ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा था। इसके बाद पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दोबारा बैठाया और बैठक में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर भी चर्चा की जाएगी। इस बार जेडीयू ने 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और 12 सीटें जीती। इसके अलावा 2 साल बाद जेडीयू की केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री हुई है। तो निश्चित तौर पर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण जेडीयू के लिहाज से। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, दिल्ली में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जाएगा, तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या कुछ बैठक में चर्चा होगी और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक चुनाव के परिणाम के बाद? सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ये पहली बैठक होगी दिल्ली में। तो जाहिर सी बात है कि जोड़ घटाव गुना भाग, यानी चुनाव में कहां हार कहां जीत कहां कैसे, इस पर भी तो चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात है कि 16 में 12 यानी 4 सीट नुकसान हुआ है, इस पर भी मंथन होगी। कहीं न कहीं ग्राउंड लेवल से भी बूथों पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का दिशा निर्देश होगी। इसके साथ साथ 25 में चुनाव है विधानसभा का। यह सबसे बड़ी चीज है कि 25 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो सभी पार्टियां अभी से ही तैयारी कर दी है। सभी गठबंधन के लोग, दोनों पक्ष, इंडिया गठबंधन
और क्या कहते हैं ये अपना ये केंद्र के गठबंधन, तो तमाम दोनों चीजें तो दिखने को मिलेगा। और तो जाहिर सी बात है कि पहली चुनाव के बाद पहली बैठक, निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण बैठक जिसे कहा जा रहा है, क्या कुछ चर्चा होगी, मंथन तो निश्चित तौर पर होगा, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम ये खबरें थी जहां पर देश की सियासत में भी हलचल मची हुई है। आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने बयान दिया है, उससे भी अब तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। उसके अलावा पुणे पोर्श इलाके में भी जिस तरीके से मामले में खुलासा हुआ है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही।